अमित शाह साहब के खिलाफ भी मैं बार बार बोलता हूं कि सबूत आ रहे हैं और एक दिन वो दिल्ली दंगों के लिए अंदर जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि सबूत निकल के आ रहे हैं। चेन बन रही है पूरी। जो हमारे दामद बरकात हुए हैं इनको पैसे इकट्ठे करने का मौका मिलता है, ठीक है, और उसके बाद लोगों की वाहवाही लूटने का मौका मिलता है। बड़े लोग कहते हैं देखो कितना काम कर रहे हैं ये। जितना आरएसएस आग लगाएगी उतना इनको पानी और रिलीफ वो इकट्ठा करने में मदद भी मिलेगी, पूरी दुनिया में नाम भी होगा। इस तरीके के हमले देश के जिस कोने पे भी हो रहे हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे देश का दलित समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर जितनी बड़ी धार्मिक भावनाएं मुस्लिम समाज के भाइयों और बहनों की हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं यहाँ पर दलित समाज की हैं। अमानतुल्लाह खान साहब हैं, इनके घर पे अगर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, देखो कैसे लकड़ी की तरह सीधे हो जाएंगे। कि अब मुसलमानों को अकेला किसी भी मामले में नहीं छोड़ा जाएगा। हम हर सूरत में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके हर आंदोलन का साथ देंगे। मामू भांजे के मज़ार पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, भानु प्रताप साहब, उसके साथ ही डीसी कपिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस पर कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रातों रात इसको डेमोलिश कर दिया गया दीवार को, और अब इन मज़ारों को भी हटाने को कह दिया गया? देखिए, इस पर हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर, इस धार्मिक स्थल पर जितनी धार्मिक भावनाएं मुस्लिम समाज की जुड़ी हुई हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं विशेष रूप से दलित समाज की जुड़ी हुई है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में दलित भाई और बहन यहाँ पर आते हैं और धार्मिक आस्था के तहत यहाँ पर जो है मत्था टेकते हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद स्थित रविदास मंदिर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही महमूद पराचा जी की अगुवाई में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के नीचे वहाँ पर एक ज़बरदस्त आंदोलन हमारी टीम ने किया बत्रा हॉस्पिटल के जस्ट गेस्ट के सामने, उसके बाद जैसे ही सरकार में मैसेज गया कि ये अब मुद्दा सिर्फ दलितों का नहीं रहा, अब ये दलित और मुस्लिम मिलकर के मुद्दे को लड़ रहे हैं, तो तैसे ही वो सारी परतें उतरनी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट भी झुका और केंद्र की सरकार ने भी झुक करके आदेश पारित करके उस मंदिर को वहीं पर बनवाने के लिए आदेश दिए। यहाँ पर भी मेरा कहना ये है कि सरकारें अगर ये समझ रही हैं कि ये सिर्फ धार्मिक भावना यहाँ पर मुस्लिम समाज की जुड़ी है, तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। यहाँ पर जितनी बड़ी धार्मिक भावनाएं मुस्लिम समाज के भाइयों और बहनों की हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं यहाँ पर दलित समाज की हैं। और दलित समाज के हकों के ऊपर अगर सरकारी अमले का कोई भी अधिकारी इस तरीके की चीज़ें करेगा तो हमारे साथ बहुत सारे हथियार हैं। हमारे पास इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी है हमारे हाथ में। उन सारे अफसरों के खिलाफ जो हमारी भावनाओं को यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मेरा मुसलमान को सड़कों पर आना होगा, आ ही नहीं रहा है मुसलमान, अकेले आप क्या करेंगे? आएंगे, आज हालात ऐसे बने हुए हैं, उनको अकेला समझ करके इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। हमारा आज यहाँ पर आने का अर्थ सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो भी लोग प्रबंधन समिति के अंदर हैं या जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, इस तरीके के हमले देश के जिस कोने पे भी हो रहे हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे देश का दलित समाज उनके साथ खड़ा हुआ है और सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक और कोर्ट से लेकर के कचहरी तक हर आंदोलन में देश का दलित मुस्लिम भाइयों के साथ था, है और मिलकर के अब इनका जो है गुंडों का हम मुकाबला करेंगे। मेरा यही क्या कहना चाहेंगे जो मुसलमान घरों से नहीं निकल रहे हैं, प्रदर्शन नहीं हो रहा है? ये अकेला नहीं है, दसियों घटनाएं ऐसी हो गई हैं दिल्ली में, दसियों दरगाहों को डेमोलिश कर दिया गया है, मसाजिद को किया जा रहा है, लेकिन खामोश बैठे हैं। बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जो पुरानी दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर हैं, एक आदमी निकल कर नहीं आ रहा। देखिए, निकलना पड़ेगा। अगर अपने अधिकारों के लिए आज नहीं निकलेंगे तो 2024 के बाद ऐसा समय आएगा कि इनको निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हालात ये है कि बहुत सारे बहरूपीय लोग आज सरकार की गोद में बैठ करके सरकार को गुमराह करके सरकार के मलाई चाट करके उन पदों का लाभ ले करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक लोग, महमूद पराचा जी जैसे लोग, भानु प्रताप सिंह जैसे लोग, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करके जन जागरण के तहत लोगों को बताने का और नागरिक अधिकारों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता को चाहिए कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आकर के उन अधिकारों को जानकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें।
अगर वो नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और अगर वो ये डर करके बैठे हुए हैं कि वो अकेले हैं, तो इस गलतफहमी को दूर कर दें। आज पूरे देश के अंदर ये कौम जाग चुकी है, और विशेष रूप से मैं बात दलितों की कर रहा हूँ कि अब मुसलमानों को अकेला किसी भी मामले में नहीं छोड़ा जाएगा। हम हर सूरत में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके हर आंदोलन का साथ देंगे। महमूद पराचा साहब, 3 बजे अचानक बिल्डोज़र पहुंचता है, ये रणनीति अपनाई जा रही है कि सुबह से पहले पहले कर दीजिए काम, लोग सो रहे हैं। ख़ासतौर से अगर पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, लोग 1 बजे से पहले सोकर नहीं उठते। जहाँ तक मैं, एक शास्त्री जी हैं, उनकी तरह तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं हालात देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग घरों में सो नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन। कुछ ही दिन की बात है जब इन्हें घरों में से निकाल के पीटा जाएगा, और इनको जो हमारी ख़ास तौर पे मुस्लिम बहनों ने इतनी मेहनत करके कुर्बानियाँ दे के, भानु जी, डीसी कपिल साहब, राजेश जी और ये इंदू जी साथ थे, भानु जी तो और कपिल जी तो उसमें बहुत आगे रहे CNRC के प्रोटेस्ट में। तो जो कुर्बानियाँ दे के उन्होंने थोड़े दिन पोस्टपोन करा लिया था, वो डिटेंशन सेंटर्स तो बने हुए हैं सारे, तो वहाँ से घसीट के जब इन लोगों को निकाल के डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा तब ये जागेंगे नहीं तो डिटेंशन सेंटर्स हैं ही, और डिटेंशन सेंटर से भी अच्छा जेल तो आज भी मौजूद है। अभी आप नू का एग्जांपल ले लीजिए। नू में जैसा कि गुजरात का मॉडल है, जुल्म और ज़्यादती RSS के लोगों ने की, उनके कार्डर्स ने की, आतंकवादी कार्डर्स ने। जेलों में बंद ज़्यादा कौन हुए? जो पीड़ित थे, मुस्लिम कम्युनिटी। जो फिर मॉडल रिपीट हुआ दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के हमलों में, वही हुआ वहाँ भी। उसके बाद मणिपुर में क्या हुआ? वही हुआ, क्योंकि वो ट्राइबल लोग थे। हमला किया ये मेती लिपुम और आरामबाई तेंगुल नाम की 2 RSS की जो आतंकी संगठन है। और अब अरेस्ट किसे किया जा रहा है ज़्यादा? वहाँ पे जाके देख लीजिए, ट्राइबल लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है ये सरकार। तो यही काम यहाँ हो रहा है। तो जब तक जागेंगे नहीं हम, और इस काम की तो कमांड भानु जी के हाथ में है, लीगल कमांड और जो सोशल लड़ाई लड़ने की कमांड। डीसी कपिल साहब को हम लोगों ने गुजारिश भी की है, उन्होंने माना भी है। जितने मुस्लिम समाज के लोग सो रहे हैं तो शायद शर्म करें कि ये लोग हमसे आगे बढ़कर हमारे लिए लाठी और गोली खाने को तैयार हो रहे हैं। राजेश जी हैं, इंदू जी हैं, अभी दूसरी साथी भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो शायद उनकी ज़मीर कुछ जागे। ज़मीर जागने का एक तरीका और भी है, कम से कम ये जो बुज़दिली का रास्ता, अब मैं फिर बार वही बात कहता हूँ तो लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं। ये जो RSS के जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग हैं, दामद बरकतहू भी कहते हैं उनको, और आली जनाब पता नहीं किस उनसे नवाजते हैं, मैं भी उनको उसी नज़र से देखता हूँ। जब तक हम उनके चुंगल से, उनकी बुज़दिली का जो एक उन्होंने जाल बुन रखा है कि हमें कुछ नहीं करना है, चाहे मस्जिदें टूट जाएं, बाबरी मस्जिद है उसके लिए हमें बैठ के डिस्कशन करके कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको हवाले करना है, RSS और BJP के आतंकी संगठनों के हवाले करना है। चाहे तो अभी बाकी जो मथुरा काशी की मस्जिदें चल रही हैं उसमें यही काम करना है, चाहे तो कॉमन सिविल कोड का मसला हो, हिजाब का मसला हो, कॉमन सिविल कोड का मसला हो, कोई मसला हो, सिटीज़नशिप का मसला हो, उसमें तो एक हमारे दामद बरकतहू विदेशों में जाके बोल के आए थे कि CA NRC तो बहुत अच्छी बात है। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी, उसमें कहा था कि मुसलमानों का क्या मतलब है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मुसलमानों की कि इंडिया में मैं उनको नागरिकता दूंगा, कोई नहीं देनी। ऐसा भी बोला था, वो मेरे हम नाम ही हैं दामद बरकतहू। तो ऐसे लोग जो है ना, वो जब तक हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, हमारे लिए पुलिस, अमित शाह साहब, मोदी जी, इनके खिलाफ प्रदर्शन करने में थोड़ी तकलीफ़ महसूस होती है, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने में थोड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। शुरुआत करने में मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल लीडरशिप्स है, जिसकी ये जिम्मेदारी है, जिसको हमने अपना प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त दे के इतना बड़ा बनाया, वरना इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं। आज थोड़ी बहुत इज़्ज़त मेरी भी है, या मुझे भी लोग, जो मेरा कद थोड़ा सा बड़ा है, वो इसलिए बड़ा है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो अब जब कुर्बानी देने का नंबर आएगा तो मुझे सबसे आगे रहना है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मेवात में रिलीफ का काम चल रहा है, राशन बांटा जा रहा है, मकान बनाने की बात कही जा रही है, केस लड़ने को कह रहे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं? वो तो धंधा है उनका, वो तो धंधा है। जितना धंधा में देखिए डिमांड एंड सप्लाई होती है धंधे में, जो इकोनॉमिक्स के हमारे लोग हैं वो जानते हैं अच्छे से। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कौन पैदा करता है? RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। सप्लाई कौन करता है? ये। तो डिमांड और सप्लाई की जो चेन होती है ना, उसमें आपस में मोहब्बत, दोस्ती,
अलायंस, कॉन्ट्रैक्ट, दलाली सब होती है। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। क्या किसी भी हमारी ऐसी तंजीम में, और मैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कह रहा हूँ, भानु जी मुझसे एग्री करेंगे और कपिल साहब भी करेंगे, ज़्यादातर हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो, और माइनॉरिटीज़ के भी यही हाल है, वो इस डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा बन जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको? 1000 घर में आग लगाई, क्या उनके पास पेट्रोल कम पड़ गया है, या उनके पास माचिस कम पड़ गया है, या आग कम पड़ गई है, या बंदूकों में मोनू मानेसर और दूसरे बिट्टू बजरंगी जैसे उनकी बंदूकों में गोलियां कम हो गई हैं? नहीं हुई ना। आज यहाँ क्या है, हम लोग जाएंगे, ये जो हमारे दामद बरकातहू हैं इनको पैसे इकट्ठे करने का मौका मिलता है, ठीक है, और उसके बाद लोगों की वाहवाही लूटने का मौका मिलता है। बड़े लोग कहते हैं देखो कितना काम कर रहे हैं ये। और उसके बाद आरएसएस का जो एजेंडा है, मुसलमानों के लिए नफ़रत, शेड्यूल कास्ट के लिए नफ़रत, शेड्यूल ट्राइब के लिए नफ़रत, उसमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी, तो उनके हाथों में तो दोनों में लड्डू हैं और सर कढ़ाई घी में, और अगर हाथ में पैरों से भी कुछ खा सकते हैं तो वो भी है उनका। तो ये ब्लड शुगर के जो इनके सबके मरीज़ हो गए हैं वो ऐसे थोड़ी हुए हैं। आज ये मर्सिडीज़ में बैठ के, बड़े बड़े महलों में बैठ के और ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ खा के जो रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है, तो ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे हमें होशियार होना है। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इनके घरों पे तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रोटेस्ट इन लोगों के घर पे शुरू होंगे, जैसे अमानतुल्लाह खान साहब हैं, इनके घर पे अगर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, देखो कैसे लकड़ी की तरह सीधे हो जाएंगे। पता लग जाएगा ना कि चोरी पकड़ी जा रही है। मैं ये सवाल करता हूँ जमीयतों से, मेरा एक छोटा ऑफिस, पुलिस प्रशासन, अमित शाह साहब के खिलाफ भी मैं बार बार बोलता हूँ कि सबूत आ रहे हैं और एक दिन वो दिल्ली दंगों के लिए अंदर जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सबूत निकल के आ रहे हैं, चेन बन रही है पूरी। वो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये इन आतंकवादियों के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आतंकवादियों के साथ मिलके दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो ये हमले कराए थे, कपिल मिश्रा हों चाहे दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ हम सबूत इकट्ठे करके उनके खिलाफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि इनको हम जेल भिजवाएंगे। ऐसा कोई काम करने की सोच भी या कह भी रहे हैं, ये असली सोल्यूशन है इसका। वरना तो डिमांड एंड सप्लाई है, जितना आरएसएस आग लगाएगी उतना इनको पानी और रिलीफ वो इकट्ठा करने में मदद भी मिलेगी, पूरी दुनिया में नाम भी होगा। ऐसे कैसे निकले बाहर? मुसलमान डरा हुआ है, निकल ही नहीं। देखिए, मुसलमान डरा हुआ नहीं है, ना मुसलमान डर सकता है, ना कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का आदमी डर सकता है, ना ट्राइबल डर सकता है, ना माइनॉरिटी का, ना ओबीसी। डर ही नहीं सकते। हमें मोहब्बत में, ये दामद बरकातहू तो सब जगह है, ये मोहब्बत में हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, तो हम इनके ऊपर विश्वास करते हैं। ये बताते हैं कि कुछ नहीं है, चुपचाप पिट लो। ये मसलेतन पिटना ज़रूरी है, मसलेतन ये सब जो हो रहा है वो ज़रूरी है। जब ये दामद बरकातहू जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं, जब वो ये कहते हैं तो उसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें कोई लाइन नहीं मिलती, लीडरशिप नहीं मिलती। लेकिन जैसे ये लीडरशिप आपके सामने खड़ी है, मुझे छोड़ के ये दोनों, इस तरह के लोग जैसे ही आगे आते हैं तो आप देखेंगे कि मजबूती से मुकाबला भी होता है और जो ऐसे गुंडे हैं वो भागते भी।